नमस्कार मित्रों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, हम है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में। दोस्तों किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे। और प्रकाश में हमने क्या देखा था कि प्रकाश के गुणधर्म के बारे में हमने देखा था दोस्तों। फिर हमने देखा था कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत। हमने दोस्तों चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में भी देखा था। मैंने आपको परावर्तन और उसके नियमों के बारे में भी बताया था। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों कि कोई पृष्ठ है, अगर वो चमकीली पृष्ठ है और उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो वो चमकीली सतह या पृष्ठ प्रकाश को जिस माध्यम से प्रकाश आकर टकराया था उसी माध्यम में वापस भेज देती है वो सतह। तो उस सतह को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। सबसे अच्छा उदाहरण है परावर्तक पृष्ठ का दर्पण। हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में कि भैया ऐसा समतल सतह, ऐसी समतल सतह जो कांच से बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है और उसमें एक तरफ कोई ऐसी चमकीली मेटल की पॉलिश हुई हुई है दोस्तों, तो ऐसी सतह को क्या बोलते हैं अपन? बहुत अच्छी परावर्तक सतह बोलते हैं। इसे समतल दर्पण भी कह सकते हैं अपन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। सबसे पहली बात तो भाई, दर्पण मतलब क्या होता है? दर्पण मतलब होता है दोस्तों कांच। दर्पण को कांच भी बोल सकते हैं, शीशा भी बोल सकते हैं भाई, जिसके अंदर अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण मतलब तो हो गया कांच जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। यहां तक आ गई बात आपको। गोलीय मतलब जो गोल है। क्या है? जो गोल है। जैसे देखो, ये एक दर्पण है, ये ऐसा गोल हो सकता है, ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। आई बात आपको समझ में? या तो ये गोल ऐसा हो सकता है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, या गोल ऐसा हो सकता है जो बाहर की तरफ उठा हुआ है। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? गोलीय दर्पण है। क्या है? दोनों के दोनों गोलीय दर्पण है। देखिए आप तो भाई मेरी बात सुनो। जैसे लाइट आई, ये प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, और ये प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराई। ये क्या है? कोई सतह है, ये प्रकाश की किरण आई दोस्तों, और प्रकाश की किरण इस सतह से टकराई। प्रकाश की किरण इस सतह से टकराकर ये प्रकाश की किरण टकराई और हो गई परावर्तित। ठीक है, ऐसे क्या हो गई? यहां पर परावर्तित हो गई दोस्तों। आई बात आपको समझ में? टकराकर परावर्तित हो गई। तो ये समतल सतह है, तो ये समतल दर्पण का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो सतह है ना दोस्तों, ये जो सतह है ये परावर्तन करने वाला पृष्ठ है दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर भी एक दर्पण रखा हुआ है। प्रकाश की किरण आई और परावर्तित हो गई दोस्तों। प्रकाश की किरण आई और परावर्तित हो गई दोस्तों। आई बात आपको समझ में? यहां पर परावर्तन करने वाली जो पृष्ठ है वो अंदर की तरफ दबी हुई है दोस्तों, गोलीय है, गोलीय अंदर की तरफ, तो ये गोलीय दर्पण है दोस्तों। ये दोस्तों यहां पर देखिए परावर्तन करने वाली पृष्ठ ऐसी भी तो हो सकती थी भाई। कैसी हो सकती थी? ऐसी भी हो सकती थी। आई बात आपको समझ में? ऐसी भी हो सकती थी। ठीक है, यहां पर परावर्तन करने वाली जो सतह है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। तो दोस्तों दोनों के दोनों ही उदाहरण किसके हैं? गोलीय दर्पण के उदाहरण है। तो गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनमें परावर्तन करने वाली सतह गोल होती है दोस्तों। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है भाई। यहां पर देखो आप ध्यानपूर्वक देखो दोस्तों, यहां पर एक गोला है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहां पर देखो इसको केंद्र मान लेता हूं मैं। आई गोले का जो केंद्र है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस गोले को भाई आधे को मैंने यहां से मिटा दिया ऐसे। अब आप बताओ दोस्तों, यहां पर एक दर्पण प्राप्त हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, ये दर्पण ही क्या है? गोलीय दर्पण है। और ये गोलीय दर्पण किसका भाग है?
किसी ना किसी गोले का भाग है। किसका भाग है? किसी ना किसी गोले का भाग है दोस्तों। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। भाई यहां पर देखो, ये जो गोलीय दर्पण है, इसकी परावर्तन करने वाली पृष्ठ जो है, ये प्रकाश की किरण आई दोस्तों और टकराकर ऐसे लौटी। ये प्रकाश की किरण आई दोस्तों, टकराकर ऐसे लौटी। आई बात आपको समझ में? तो आप देख सकते हैं ना कि ये जो परावर्तन करने वाली जो सतह है, ये अंदर की तरफ वक्रित है। अंदर की तरफ वक्रित है दोस्तों। कहां से? पृष्ठ जो है परावर्तन करने वाली सतह जो है दोस्तों, अंदर की तरफ वक्रित है। अंदर की तरफ वक्रित है दोस्तों। तो ये कैसा दर्पण हो गया? ये गोलीय दर्पण है, लेकिन गोलीय दर्पण में भी कैसा? अवतल दर्पण। अब भाई यहां देखो, मैं एक दर्पण और बनाता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है। ये इसकी जो परावर्तन करने वाली सतह है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण आई और ये ऐसे परावर्तित हो रही है, ठीक है। ये परावर्तित हो रही है दोस्तों, प्रकाश की किरण आई, यहां पर टकरा के वापस चलेगी। ये टकराकर अंदर की तरफ भी आ सकती थी। आप अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर परावर्तन करने वाली सतह जो है, परावर्तन करने वाली सतह जो है दोस्तों, वो बाहर की तरफ वक्रित है। बाहर की ओर वक्रित है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? ये ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। और भाई ये जो ऐसा दर्पण है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान, उत्तल दर्पण क्या है? यह उत्तल दर्पण देखिए, इसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, भाई बिल्कुल कचौड़ी के जैसा होता है। जैसे कचौड़ी फूली रहती है ना, ऊपर उठी रहती है, ठीक है। आजकल कई लोगों के पेट भी किसके जैसे हो रहे हैं? उत्तल दर्पण जैसे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते। तो ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ या सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, भाई क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इनमें परावर्तक पृष्ठ क्या होती है? बाहर की ओर वक्रित होती है भाई, या बाहर की ओर निकली रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल, ऐसा दर्पण जिसका तल ऊपर है, उसे ही उत्तल कह रहे हैं भाई। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है भाई? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतया वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। जो बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें जो दर्पण लगा रहता है ना साइड में, वो देखता रहता है भाई कोई आ तो नहीं रहा पीछे से, कोई आ तो नहीं रहा। तो जो दर्पण है जो कार में या ट्रकों में लगा हुआ है, जो पीछे का दृश्य दिखा रहे हैं ड्राइवर को कि कोई आ तो नहीं रहा पीछे। आई बात आपको समझ में? तो वो दर्पण कैसा दर्पण होता है? वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। क्यों भाई उत्तल दर्पण क्यों लगाया? उत्तल दर्पण में यह विशेषता होती है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। छोटे से दर्पण में पूरी सड़क दिख जाती है पीछे की। आई बात आपको समझ में? इसी कारण से ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताओ प्रश्न बन गया नहीं बन गया? इंपोर्टेंट क्या पता है? इस सीईटी एग्जाम में आ जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाड़ियों के अंदर पश्य दृश्य दर्पण के रूप में कैसे दर्पण को काम में लिया जाता है? उत्तल दर्पण को क्यों काम में लिया जाता है भाई? क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है और पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से देखा जा सकता है। तो भाई ये अवतल दर्पण जिसमें परावर्तन करने वाला पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, अवतल दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन करने वाला पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ है, तूंद की तरह कई लोगों की। तो नाराज मत होना भाई, अच्छी बात नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, तो उत्तल, ये सिर्फ याद कराने की ट्रिक है। तो उत्तल दर्पण कैसे? बिल्कुल किसी की तूंद की तरह हो रहा है, बाहर निकल रहा है भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप सबसे पहले अपन ने देखा दोस्तों, अभी अब मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया कि ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ बाहर की ओर निकली रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका उपयोग गाड़ियों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब अवतल दर्पण क्या होता है?
इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं दोस्तों। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई या धसी हुई सतह से होता है, अर्थात भाई ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ या सतह दबी हुई रहती है अंदर की तरफ या धसी हुई रहती है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब इनमें जो परावर्तन का जो पृष्ठ है ना दोस्तों, वो अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित रहता है दोस्तों, अवतल दर्पण कहलाता है। यहां पर देखो, इसमें जो परावर्तन करने वाली जो सतह है ना दोस्तों, ये अंदर घुसी हुई है, अंदर घुसी हुई है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? तो किसके समान है ये? अवतल दर्पण के समान। एक कढ़ाई है भाई, कढ़ाई में पूड़ियां वगैरह कचौड़ी वगैरह तलते हैं। अगर मैं कढ़ाई का मुंह आपकी तरफ कर दूं ऐसे, ठीक है, जहां से अंदर छेद है उसमें ऐसे घुसी हुई होती है ना, वो अवतल दर्पण का काम करेगी। अगर कढ़ाई का पिछवाड़ा आपको दिखाओ, घुमा दूं कढ़ाई को, ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण के समान है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? तो अवतल दर्पण वो होती है, वह होता है जिसमें परावर्तन करने वाला पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है। भाई इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? जैसे टॉर्च हो गई, ठीक है, टॉर्च है, सर्च लाइट है, वाहनों के अप्रदीपों के अंदर हेडलाइट में भाई सर्च लाइट है, रात को जंगलों में कोई गुम जाता है या कुछ सर्च करना होता है तो सर्च लाइट काम में लेते हैं, दूर दूर तक जाती है इसकी रोशनी। टॉर्च है भाई, वाहनों में जो हेडलाइट है भाई, शेविंग के जो दर्पण है, दाढ़ी बनाने के जो दर्पण है, जिसमें देखिए लोग शेविंग करते रहते हैं भाई, ठीक है, केजीएफ बनते रहते हैं जिसमें, ठीक है, दाढ़ी सेट करके, तो शेविंग दर्पणों के रूप में, ठीक है भाई। दांत विशेषज्ञों के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, दरअसल जो अवतल दर्पण होता है ना, वो बहुत बड़े क्षेत्र को नहीं दिखा सकता है, बल्कि छोटे से क्षेत्र को ही बड़ा करके दिखा सकता है। इसलिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, जो रोशनी को बहुत दूर तक पहुंचा देता है, ठीक है, या बढ़ा देता है रोशनी को, ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। अवतल दर्पण उस थोड़ी सी रोशनी को भी कई गुना बढ़ा देता है दोस्तों। दांतों को बड़ा करके देखा जा सकता है ताकि दांतों का इलाज किया जा सके दोस्तों। और तो दोस्तों जो सौर भट्टियां हैं, इन सौर भट्टियों के अंदर किसी भी चीज को गर्म किया जा सकता है, किसी भी चीज का तापमान बढ़ाया जा सकता है, और ये सौर भट्टियां सूरज से ऊर्जा लेती है। यहां पर बड़े बड़े अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण पर गिरती है सूर्य का प्रकाश गिरता है दोस्तों, और अवतल दर्पण उस सूर्य के प्रकाश को कहां पर फोकस कर देते हैं? सौर भट्टियों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और भट्टियों में जो भी चीज है वो गर्म हो जाती है दोस्तों। यहां पर देखिए आप, ये अवतल दर्पण है भाइयों, क्या है? यह है अवतल दर्पण है, और यह क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। अब आप समझ लो, ध्यान करो, देखो, परावर्तन करने वाला जो दर्पण है ना, परावर्तन करने वाला जो दर्पण है, चाहे वो गोलीय हो, चाहे वो दोस्तों मतलब अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, बस गोलीय होना चाहिए। अब देखो, ये जो परावर्तन, जो ये दर्पण का जो पृष्ठ है ना दोस्तों, जो परावर्तन करता है, उसका जो केंद्र होता है ना दोस्तों, उसे कहते हैं ध्रुव P कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव P कहते हैं भाई। अभी बात आपको समझ में? और आपको पता है दोस्तों कि ये जो दर्पण है ना, ये किसी ना किसी गोले का ही भाग है। ये दर्पण किसका भाग है? किसी ना किसी गोले का ही भाग है। और जो गोले का जो केंद्र कहलाता है ना दोस्तों, जो गोले का जो केंद्र कहलाता है, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है भाई, जो गोले का प्रत्येक दर्पण, प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग है, और उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा दोस्तों, जिसे C से डिनोट करते हैं भाई। आई बात आपको समझ में? और वह रेखा जो कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसे? मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। इसे एक्स से डिनोट किया जाता है। और भाई जब अवतल दर्पण पर
प्रकाश की किरणें गिरती है, और ये प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है, मुख्य अक्ष के जब ये कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और अवतल दर्पण की सतह से टकराकर, परावर्तन करने वाली सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है भाई, और जहां जिस बिंदु को काटते हुए गुजर रही है उसे फोकस एफ कह रहे हैं दोस्तों। ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर ये भी आई, परावर्तन करने वाली सतह से टकराई और टकराकर ये परावर्तित हो गई भाई, और परावर्तित होकर वही मुख्य अक्ष को काटते हुए ये परावर्तित हो रही है। जिस बिंदु पर दोनों किरणें, दोनों परावर्तित किरणें एक मिल रही है, ठीक है, वो बिंदु मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसे फोकस कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं इसे, फोकस एफ कहा जाता है। आई बात आपको समझ में। यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो उत्तल दर्पण है ना, इसमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर निकली हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष है भाई, ये ध्रुव P है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश की किरणें आई, गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराई, एक किरण तो ऊपर की तरफ परावर्तित हो गई, दूसरी किरण नीचे की तरफ परावर्तित हो गई भाई, टकराने के बाद परावर्तित हो गई भाई। ये परावर्तित किरण ये है, ये वाली पहली, ये दूसरी वाली, लेकिन यहां पर भाई यहां पर फोकस बिंदु तो प्राप्त भी नहीं हुआ। यहां पर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो दो बिंदु है ना जहां पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है, यहां अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं और इस नीचे वाली रेखा को भी आगे बढ़ाएं और मुख्य अक्ष वाली रेखा को भी आगे बढ़ाएं, तो यह उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है जिसे एफ कहते हैं भाई। यहां पर वास्तविकता में फोकस नहीं हो रही है एफ के ऊपर, यहां पर वास्तविकता में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है भाई, ये केवल अपन ने माना है कि बन रहा है वहां पर। तो यहां पर जो होगा वो वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। लेकिन जो भाई यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वाकई में क्या हो रहा है, बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है भाई। तो ये वाला जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा भाई, ये वास्तविक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में आप देखिए, सबसे पहले ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उपरोक्त चित्र में यह P से निरूपित है भाई। इधर देखो, यह एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। कैसा दर्पण है दोस्तों, यह एक सुनिए इधर आप, यह एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। इस गोलीय दर्पण में दोस्तों आप देख सकते हैं कि परावर्तन, ये माना कि अवतल दर्पण है। अब इसका परावर्तन करने वाला पृष्ठ मेरे हाथ की तरफ है, ये किरण आई, ये परावर्तित हो रही है, किरण आई परावर्तित हो रही है भाई टकरा के। तो मैं भी इन किरणों को हटा देता हूं। इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा ना दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलते हैं, P कहते हैं भाई, और इसे ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। P से इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, ये वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको पता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब भाई ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो परावर्तन करने वाला पृष्ठ है किसी गोले का भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है। इस गोले का जो केंद्र होगा ना दोस्तों, इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले के केंद्र को अपन क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे भाई। क्या कहेंगे इसको, वक्रता केंद्र कहेंगे। आई बात आपको समझ में। तो किसी गोलीय दर्पण
किसी ना किसी गोले का ही एक भाग होता है दोस्तों, और उसी गोले का जो केंद्र होगा वो उस गोले से बने हुए दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे C से डिनोट किया जाता है। इसे क्या किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये अक्षर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है भाई, ये दर्पण का भाग नहीं है, बल्कि ये तो उस गोले का भाग है जिसका ये दर्पण बना हुआ है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है दोस्तों, वो इस परावर्तन करने वाली पृष्ठ है। ये जहां मैं किरणें बना रहा हूं ना, ये किरणें टकराकर आ रही है, ठीक। इधर देखो, इसको मैं सही तरह से बनाता हूं। जैसे ये किरणें टकराई, ये आ गई, ये परावर्तित होकर ये ऐसे आ रही है। ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराई और ऐसे आ रही है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? तो यहां पर जो वक्रता केंद्र होता है वो अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाली पृष्ठ से पहले ही बन जाता है या उसके सामने होता है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो कहां होता है, परावर्तन करने वाली पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यहां पर आप देखो भाई, यहां पर अगर मैंने कहीं पर डायग्राम बनाया हो, चलो कोई बात नहीं, आगे बना दूंगा डायग्राम। देखिए आप, गोलीय दर्पण में पीछे होता है दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। भाई यहां पर देखो, इस गोले की जो, ठीक है, यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, यह कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है भाई। इसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, पीसी से डिनोट कर सकते हैं। आई बात आपको समझ में? यह बात ध्यान रखना कि अवतल लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक पृष्ठ के पहले ही बन जाता है दोस्तों। जबकि जो आप देख सकते हैं, जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, इसमें परावर्तन करने वाली पृष्ठ यह है, ठीक है दोस्तों, ये ध्रुव है यहां पर, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों। यहां पर जो वक्रता केंद्र होगा वो पीछे की तरफ होगा भाई। कहां होगा, पीछे की तरफ होगा, क्योंकि इसका गोला बन रहा है पीछे की तरफ भाई। गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र C कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र C कहलाता है। ये वाली बात तो आ गई आपको समझ में दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यहां पर आप देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर एक अभिलंब है। यहां पर देखो आप ध्यानपूर्वक, यहां पर इस चित्र के अंदर देखो भाई, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण का जो परावर्तक करने वाला जो पृष्ठ है उसके केंद्र को ध्रुव P कहते हैं भाई, ठीक है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना दोस्तों, ये जो गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना दोस्तों, इस काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ऐसा नहीं लग रहा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुख्य अक्ष इस ध्रुव के ऊपर अभिलंब है। P के ऊपर क्या है, यह है जो मुख्य अक्ष है, शॉर्ट में लिख देता हूं, मुख्य अक्ष, ये क्या है दोस्तों, इस P के ऊपर अभिलंब है। क्या है ये, इसके ऊपर अभिलंब है भाई। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मुख्य फोकस क्या होता है भाई, यहां पर आप देखिए, मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आई बात आपको समझ में? जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देखिए, यहां पर आप देखिए दोस्तों,
ठीक है, यह है मुख्य अक्ष बीच में पीसी या सीपी। इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई और टकराई अवतल दर्पण के परावर्तन करने वाले पृष्ठ के ऊपर। टकरा कर ये देखो वापस आ रही है परावर्तित होकर नीचे की तरफ, और ये दूसरी जो किरण है ये भी टकरा कर आ रही है वापस पीछे की तरफ आ गई भाई। जिस बिंदु पर यह मिल रही है परावर्तन के पश्चात, दोनों की दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर मिल रही है उसे कहते हैं फोकस, एफ कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि परावर्तन होने के बाद देखो ये प्रकाश की किरण आई, उत्तल दर्पण के पृष्ठ से टकराई और परावर्तित हो गई ऊपर की तरफ। ये दूसरी वाली भी आई, ये टकराई और नीचे की तरफ परावर्तित हो गई। भाई यहां ये तो कहीं पे मिली नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर अपन इन तीनों की तीनों किरणों को आगे बढ़ाएं तो यह एक बिंदु पर मिल जाती है जिसे ही मुख्य फोकस एफ कहते हैं। भाई जो अवतल दर्पण है उसका जो मुख्य फोकस है वो दर्पण से पहले बनता है भाई, ठीक है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के परावर्तन करने वाली पृष्ठ के पीछे की तरफ बनता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तन करने वाली पृष्ठ के सामने की तरफ बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तन करने वाली पृष्ठ के पीछे की तरफ बनता है। दोस्तों ये वाली बात आपको क्या होना चाहिए, आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने बनता है भाई, क्योंकि उसका वक्रता केंद्र भी क्या है, सामने की तरफ है परावर्तन करने वाली पृष्ठ के। जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे बनता है भाई। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका वक्रता केंद्र पीछे की तरफ है भाई। आई बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर आप देखिए अवतल दर्पण में फोकस, और अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होगा। यहां आप देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यहां पर ये किरणें वास्तविकता में मिलती है दोस्तों, इसी कारण से इसका फोकस वास्तविक होता है। यहां आप देखिए जरा एक बार इस डायग्राम के अंदर, यहां पर देखिए अवतल दर्पण में फोकस कैसे हो रहा है। पहले तो आप देखो भाई, परावर्तन करने वाली पृष्ठ का केंद्र पी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक दर्पण, गोलीय दर्पण किसी ना किसी गोले का ही भाग है, उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है भाई। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के मध्य की दूरी को अपन त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं भाई। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव से अगर एक काल्पनिक रेखा गुजारी जाए तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं भाई। मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण के ऊपर जब प्रकाश की किरणें आ रही है, एक प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ से जा रही है, एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ से जा रही है, परावर्तित हो गई भाई टकराकर, और परावर्तित होने के बाद में आप देख सकते हैं यह दोनों की दोनों किरणें, ये दोनों की दोनों किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर जिस बिंदु पर मिल रही है या काट रही है उसे ही फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण का फोकस है दोस्तों, जो कि परावर्तन करने वाली पृष्ठ की सतह के सामने ही बन रहा है दोस्तों, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। ये वास्तविकता में बन रहा है, इसलिए यह जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों, यह कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा दोस्तों। कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। या जो फोकस होगा वो कैसा फोकस होगा, वास्तविक फोकस होगा भाई। जबकि उत्तल दर्पण में आप देखिए, उत्तल दर्पण में कहानी अलग है दोस्तों। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में फैल जाती है, परंतु ये किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आती नहीं है बल्कि बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, और इस बिंदु पर किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, अतः यह फोकस काल्पनिक फोकस होता है भाई। यहां पर एक चित्र के अंदर देख लो, ध्यान पूर्वक सब समझा के मैं आपको जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए यह कैसा दर्पण है, इसका परावर्तन करने वाला पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हुआ, जैसे कचोरी होती है ना, कचोरी, ठीक है, वैसे उत्तल दर्पण है भाई ये। आई बात आपको समझ में। मुख्य अक्ष कौन सी है भाई, पीसी है भाई।
पीसी तो क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या पे से जो सीधी लाइन गुजर रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश की किरण आई, एक तो ऊपर की तरफ गई, ऊपर से टकराकर ये भैया ऊपर की तरफ ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये नीचे वाली प्रकाश की किरण आई, टकराकर ये परावर्तित हो गई भाई, फैल गई, ये टकरा के ऊपर की तरफ फैल गई, नीचे वाली टकराकर नीचे की तरफ फैल गई। क्या ये किसी बिंदु पर मिल रही है क्या जाकर, नहीं मिल रही है भाई, वो तो ऊपर गई, ये नीचे वाली नीचे गई। लेकिन अगर हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं हम इनको, अगर हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएं डॉट 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 लाइनों के द्वारा, तो ये एक बिंदु पर मिल जाती है मुख्य अक्ष पे, जिसे ही क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है दोस्तों, और यह वास्तविकता में नहीं बनता है, बल्कि ऐसा लगता है कि किरणों को अगर हम आगे बढ़ा दे तो बन जाएगा। तो यह आभासी होता है दोस्तों। कैसा होता है इसका फोकस, आभासी होता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब भाई फोकस दूरी क्या होती है, जरा ध्यान से देखेंगे आप फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है भाई, तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भाई जो R का जो आधा है, जो R का जो आधा होगा उसमें 2 का भाग दे दो, R में 2 का भाग दे दो, तो क्या आ गया यहां पर R में 2 का भाग देने पर जो आ जाएगा मान, वो होगा फोकस दूरी। क्या है भाई फोकस दूरी, यहां देखो जरा इस चित्र के अंदर 100% समझ में आएगा भाई, 100%। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए सुनिए, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से देखो आप, ध्रुव से पहले अवतल दर्पण में देखो फोकस बन रहा है, ठीक है। तो ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, इस F और इस ध्रुव P के मध्य की जो दूरी है ना दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फोकस दूरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f या कैपिटल F से प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। किसकी आधी होती है ये, किसकी आधी होती है, यह पीसी की आधी होती है, या सीपी भी बोल सकते हैं, सीपी की आधी होती है भाई। ये सीपी क्या है, ये सीपी क्या है, ये सीपी है वक्रता त्रिज्या। भाई इस परावर्तन करने वाली पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। जिस गोले का यह दर्पण भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या C कहते हैं। P और C के मध्य को अपन PC कह सकते हैं, CP भी कह सकते हैं। भाई इसको आप है ना वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हो। और ये वक्रता त्रिज्या अपन R से प्रदर्शित करते हैं, और इस R का आधा ही भाई क्या कहलाता है, हमेशा जो फोकस होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या R का क्या होती है, हाफ होती है भाई। क्या होती है, हाफ होती है। तो यही तो बोला अपन ने कि फोकस दूरी स्मॉल f इजिकल टू R/2। R क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है भाई, PC या CP। आई बात आपको समझ में। P क्या है, यहां पर ध्रुव है, ध्रुव। और भाई यहां पर C क्या है, ध्रुव। व C क्या है यहां पर, वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी है भाई। क्या है, इनके मध्य की दूरी है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, देखिए जरा। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। भाई जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो आपको वास्तव में बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो बन सकता है। देखो कैसे, देखो परावर्तित किरणें प्रतिबिंब पर वास्तव में ही मिलती हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। लेकिन जब दोस्तों परावर्तित किरणें प्रतिबिंब पर वास्तव में नहीं मिलती है,
बल्कि आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? बल्कि उससे आती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। भाई वास्तविक प्रतिबिंब क्या? देखो, यदि किरणें दर्पण से टकराई, परावर्तित हो गई, परावर्तित होने के बाद में वास्तव में अगर ये किसी बिंदु पर मिल रही है, काट रही है, तो जो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि वाकई में आपको दिख रही है कि किरणें काट रही है। लेकिन जब किरणें परावर्तित होने के बाद में, ठीक है, जब परावर्तित किरणें प्रतिबिंब पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि उससे आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? आती हुई, आई नहीं है बल्कि आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। भाई वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो भाई दोस्तों, जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखना, जरूर समझ में आएगा। सभी अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।